गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का स्माइल फॉर एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अपने सोशल साइंस में इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर जो कि है डेवलपमेंट, जो कि आपके एग्जामिनेशन में 9 से 10 मार्क्स को कवर करेगा। प्रॉपर 10 मार्क्स जो ये चैप्टर है वो आपको 10 मार्क्स दे के जाएगा। इस चैप्टर को कवर कर लिया तो समझिए आपके 10 मार्क्स पक्के हो गए आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। आइए डिस्कशन करते हैं इस चैप्टर पर। क्या इस चैप्टर में रहने वाला है, कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें इस चैप्टर में देखना है, क्या क्वेश्चन आंसर रहेंगे, वो आज हम यहीं पर सब इस सी क्लास में सबको डिस्कशन करके आगे बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने चैप्टर डेवलपमेंट पर। विकास, विकास क्या है? विकास क्या है? पहला क्वेश्चन आता है विकास क्या है, जो कि इंट्रोडक्शन में ही सबसे ऊपर आपको दिया होगा। परिचय में आप जब क्लास लेने बैठे तो कोशिश करें कि पेन और नोटबुक और बुक खोलकर क्लास लें, ताकि आप देखते चलें कब कौन सी हेडिंग चल रही है, किसको हम पढ़ा रहे हैं। आपकी जो स्लाइड्स हैं, जो जो हम टॉपिक कर रहे होंगे उसकी स्लाइड आपको बोर्ड पे यहाँ पर शो होती जाएंगी। जैसे जैसे हम चैप्टर का डिस्कशन करेंगे स्लाइड आपको बगल में मिलती जाएंगी। ठीक, तो अगर आपको नोट करना है तो आप यहां से भी स्लाइड को नोट कर सकते हैं। ठीक है, विकास क्या है? व्हाट इज डेवलपमेंट? विकास जो है, विकास की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं। हर व्यक्ति के लिए विकास अलग हो सकता है। हर व्यक्ति के लिए विकास अलग हो सकता है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से विकास सोच सकता है। विकास की कोई एक संकीर्ण परिभाषा दे सकें या फिर मैं विकास की कोई एक संकीर्ण परिभाषा दे दूं, ऐसा नहीं है। विकास जो बिना भूमिहीन श्रमिक है उसके लिए मजदूरी मिलना साल भर विकास है। या फिर जो किसान है, जो किसान वर्ग है, उसकी फसलों का उसे उच्चतम मूल्य या फिर एक अच्छा मूल्य मिलना उसके लिए विकास है। एक जो युवा है, पढ़ा लिखा युवा है, उसे रोजगार के साधन मिले, उसके लिए वो विकास है। हर व्यक्ति के लिए विकास की अवधारणा अलग हो सकती है। हर व्यक्ति के लिए विकास की अवधारणा अलग हो सकती है। आप ये नहीं कह सकते कि विकास की भूमिका में किसके लिए क्या विकास रहेगा। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग विकास की अवधारणाएं हो सकती हैं। लेकिन हम चर्चा इकोनॉमी की कर रहे हैं, तो हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जीडीपी और नेशनल इनकम, इन पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। विकास टॉपिक बहुत बड़ा है। पर्टिकुलर अगर विकास टॉपिक पर क्लास लेने के लिए बैठे और विकास पर ही चर्चा करने लगे तो 2 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा हमको डेवलपमेंट पर ही चर्चा करने के लिए, विकास पर चर्चा करने के लिए। इसलिए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। पहली स्लाइड जो आपकी है वो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। पहली जो आपकी स्लाइड है वो है इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट क्या है? इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन द सेंस कि आपका विकास जो हो रहा है वो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से हो, यानी कि आपके पास पैसा आए, इन पैसा आपके पास बढ़े, आर्थिक विकास, आपके पास पैसा बढ़े। जैसे मान लीजिए व्यक्ति कोई एक्स है, एक्स को एक्स की जो 2000 में, सन 2000 में जो इनकम थी, सन 2000 में एक्स जो है
वो 6,000 प्रति माह कमा पा रहा था। एक्स जो है 6,000 रुपए प्रति माह कमा पा रहा था 2000 में। अब वर्तमान 2023 24 आने वाला है, 2023 तक अब एक्स कमा पा रहा है 18,000। तो जो इसका इकोनॉमिकल ग्रोथ है, कह सकते हो इसका इकोनॉमिकल ग्रोथ हुआ है। इकोनॉमिकल ग्रोथ कितना है? 12,000, 12,000 रुपए इसका क्या है? इकोनॉमिकल ग्रोथ है। अब ये पहले से ज्यादा कमा पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो इकोनॉमी है उसमें ज्यादा साधन आ गए, या फिर इकोनॉमी बड़ी होने के कारण पैसा जो है लोगों में ज्यादा आने लगा, लोगों के पास पैसा बंटने लगा। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, आर्थिक विकास विकास की आधुनिक अवधारणा है। ये मॉडर्न, ये जो अवधारणा है ये मॉडर्न है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। पहले नापने का जो साधन था आपके यहां पर सड़कें कैसी हैं, जैसे आप विकास किस किस आधार पर नाप सकते हैं? आपके यहां पर स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, आपके यहां पर स्वच्छता की स्थिति क्या है, आपके यहां पर शिक्षा की स्थिति क्या है, आपके यहां पर पुलिस व्यवस्था कैसी है, पुलिस व्यवस्था कैसी है, आपके यहां पर स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता एवं जागरूकता और लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता कितनी है। आपके यहां स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा, पुलिस की व्यवस्था कैसी है, जागरूकता कैसी है, साक्षरता कैसी है। इन आधार पर आप नापते हो कि आपके देश का जो विकास है या फिर आपके क्षेत्र का जो विकास है वो कैसा है। यदि ये सब सेवाएं आपको निर्बाध रूप से मिल रही हैं, आपके यहां पर अच्छी हैं, तो लोग कहते हैं कि अमूमन भाषा में कि विकास हुआ है। यदि ये आपको चीजें नहीं मिल पा रही हैं, आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो आप विकास से वंचित हैं। जो वर्तमान की अवधारणा है वो ये कहती है। हमारे यहाँ का तो एक अलग ही ट्रेंड है। यहाँ तो लोग जिंदा रहने को विकास समझते हैं, क्योंकि मिड डे मील से जो लोगों को दिया जाता है वो 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल, कुछ ऐसा ही रेशियो है, आप लोग चेक कर लेना। यहाँ पर जिन लोगों को 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिए जाते हैं, किस लिए? जो सरकार कहती है हम अंत्योदय योजना और बीपीएल कार्ड धारकों को यह सुविधा देते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। और अंत्योदय में उन लोगों को रखा जाता है जो सामर्थ्य नहीं है। अब इन लोगों को गेहूं और चावल प्रोवाइड करती है सरकार। क्यों करती है? ताकि ये लोग 2 से 3 वक्त का खाना सही से खा सके, इन्हें पोषण मिल सके। आप ये मानिए आजादी के 76 साल हो चुके हैं, 76 ईयर, 76 साल आजादी के हो चुके हैं, और आज भी इस देश में लोगों को 2 किलो गेहूं या 3 किलो चावल देने पड़ रहे हैं ताकि वो अपना जीवन यापन, अपनी जिंदगी गुजार पाए। आप क्या ये अपेक्षा रखते हैं एक देश में कि आजादी के 76 साल बाद भी हमें लोगों को गेहूं और चावल देने पड़े ताकि वो अपना जीवन गुजार पाए? ऐसी स्थिति, इस स्थिति पर आकर हमारे देश का विकास टिका हुआ है। क्या हमने इसलिए ऐसे सोचा था कि कभी ऐसा भी विकास होगा? हाँ, योजनाएं भले ही सरकार लाती है, योजनाओं पर कार्य उस तरह से नहीं हो पाता है जिस तरह से सरकार सोचती है। कैसे क्लिंचेस हैं वो सब हम आगे देखेंगे। आर्थिक विकास से आपको क्या आंसर में नोट डाउन करना है, जो आपको स्लाइड में शो हो रहा होगा कि आर्थिक विकास की एक आधुनिक अवधारणा है। आर्थिक विकास की एक
आधुनिक अवधारणा है। विकास की व्याख्या आप अलग अलग रूप से कर सकते हैं। विकास में आपको स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, पुलिस, जागरूकता एवं आपकी साक्षरता, और भी आप इसमें कुछ जोड़ सकते हैं, राजनीतिक स्थिरता, और भी आप जोड़ सकते हैं अगर जोड़ना चाहें तो। आय में समानता, ये चीजें आप इसमें और जोड़ सकते हैं। अगर ये चीजें सभी आपको प्रोवाइड हो रही हैं तो आप कह सकते हैं कि विकास है। हमारे यहां पर पुलिस की स्थिति तो आपने देखी होगी, 100 नंबर अभी डायल करो, 100 नंबर वाले 10 मिनट पूछते पूछते आते हैं कि भाई इनका घर कहाँ है, पता चले उन्हीं को फोन लगा रहे कि कहाँ हो। अब मान लो किसी ने इमरजेंसी में डायल 100 डायल किया उसने इमरजेंसी में, अब पुलिस वाले उसी से फोन लगा रहे, पूछे भैया तुम्हारा घर कहाँ है। और अगर अदर डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें तो अमेरिका में हर घर में एक बेल होती है, उसका जीपीएस कनेक्शन होता है। अगर इमरजेंसी कुछ है आप वो वाला बटन दबाइए, पुलिस आपके घर पर आ जाएगी। तो हाँ, इन व्यवस्थाओं को सुधारने की जरूरत हमारे यहाँ है, और व्यवस्थाओं पर भी चर्चा करेंगे कैसी क्या स्थिति है। अगली स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। अभी अगली स्लाइड जो आपकी है, राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्लाइड लगाओ। राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय विकास, नेशनल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय विकास क्या है? राष्ट्रीय विकास एक ऐसी अवधारणा है जिसमें आपका जो चीजें देखी जाएंगी वो नेशनल लेवल पे देखी जाएंगी, देश के लेवल पे देखी जाएंगी, ना कि एक सकेंद्रण लेवल पर, मतलब एक छोटे स्तर पर नहीं, देश के स्तर पर लेकर जाई जाए। तो इसमें क्या क्या रखेंगे? इसमें स्वास्थ्य को रखेंगे, राष्ट्रीय विकास में स्वास्थ्य में वृद्धि को रखेंगे, जीवन स्तर में, जीवन स्तर में सुधार, जीवन स्तर में सुधार, या फिर कह लीजिए इसी की तरह जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। राष्ट्रीय विकास क्या है? नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट राष्ट्र के स्तर पर देखा जाता है कि जो वहां पर बुनियादी सुविधाएं मिलनी चाहिए थी लोगों को, वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। उन बुनियादी चीजों का विश्लेषण करना, वो कितने अच्छे से सरकार डिलीवर कर पा रही है, वो देखा जाता है नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास में। राष्ट्रीय विकास में स्वास्थ्य हो गया, जीवन स्तर हो गया, शिक्षा हो गया, शिक्षा, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थ। इन चीजों को जब राष्ट्र के स्तर पर देखा जाए कि राष्ट्र कितना इन्हें डिलीवर कर पा रहा है, आपके पास जो नेशन है वो आपको कितना दे पा रहा है इन चीजों में से, क्या ये चीजें ऐसी हैं कि आपका देश दे नहीं पा रहा है, या आपको सरकारी अस्पतालों में जाकर लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं, कभी डॉक्टर मिलता है कभी नहीं मिलता है, क्या ऐसी स्थिति है? यदि ऐसी स्थिति होती है तो उस देश का राष्ट्रीय विकास जो है वो निम्न स्तर पर आकर लाई करता है। जो उस देश का अगर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि व्यक्तियों को सही ढंग से नहीं मिल पा रही, अस्पतालों में गए, सरकारी अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं, दवाई मेडिसिन लेने के लिए लाइन लगानी पड़ रही है, तो
उस देश में जो राष्ट्रीय विकास को नापने का जो पैमाना है उस देश में बहुत ही निम्न माना जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य वहां पर खराब है। अब जीवन स्तर में सुधार या फिर जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेंडेंसी होता गया है जीवन प्रत्याशा, यानी कि किसी व्यक्ति के जीवन जीने की जो एवरेज वहां पर रेट है, यानी कि मान लीजिए मेरा देश है, इस देश में जो एवरेज आयु है, व्यक्ति एवरेज जीता है कितने दिनों तक, कितने साल तक, तो हमारे यहाँ जो एवरेज एज अभी चल रही है 68 से 70 है एवरेज, यानी कि सभी का एवरेज निकालें तो 68 से 70 चल रही है कि यहाँ पर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो ऐसी दी जाती हैं कि व्यक्ति जीवन जी पाता है। पहले तो ये बहुत, लेकिन अब बहुत कम हो गई है 68 से 70। कुछ हो सकता है कि स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण चले जाए। यदि व्यक्ति स्वास्थ्य खराब होने के कारण मरता है या फिर उसकी मृत्यु होती है तो इसमें जो गलती है वो राज्य की, क्योंकि राज्य स्वास्थ्य की जो सुविधाएं थी, जो बुनियादी सुविधाएं थी स्वास्थ्य की, वो व्यक्ति को मुहैया नहीं करा पाया, और ये राज्य की जिम्मेदारी थी कि वो स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया कराए प्रत्येक व्यक्ति को। जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, द एवरेज वैल्यू ऑफ एज सर्टेन पीपल, हर एक पीपल की एवरेज वैल्यू जो निकल कर आती है वो 68 से 70 के बीच में लाई करती है। ये जीवन प्रत्याशा, मतलब हर व्यक्ति इतना तो जीता ही है। ठीक, आगे आता है शिक्षा। क्या आपके यहां व्यक्ति शिक्षित है? जो व्यक्ति है वो शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति जो है वो शिक्षा के मामले में, या फिर शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति बस पढ़ ले लिख ले। ठीक, ये मतलब नहीं है पढ़ लिख ले, ये तो सभी कर लेंगे। आप जो सरकार हमारी कहती है कि व्यक्ति जब साक्षर कब माना जाएगा, व्यक्ति साक्षर जो 6-7 वर्ष से अधिक के आयु के बच्चे हैं वो अपना नाम पढ़ और लिख सकते हैं तो वो साक्षर है। सरकार तो ये रेट मानती है कि भैया अगर जो 7 से अधिक आयु के बच्चे हैं वो अपना नाम पढ़ और लिख सकते हैं और किताब पढ़ सकते हैं, वो साक्षर हैं। क्या शिक्षा का इतना खराब मैं कहूं स्तर होना चाहिए कि आप इस आधार पर अपनी लिटरेसी रेट नापें कि आपका व्यक्ति केवल अपना नाम पढ़ और लिख सके? हमारे यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र में तो शिक्षा की हालत ये है कि यहां पर हमारे यहाँ 6-6 हजार में डिग्रियां बंटती हैं। जो बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए की डिग्रियां हमारे यहाँ 6 हजार में, बीएससी 12 हजार में, ऐसे डिग्रियों की बोली लगाई जाती है कि इतने में आओ हमारे यहाँ डिग्री कर लो और डिग्री सीधी लेके जाओ। ये शिक्षा की हालत है हमारे। आप क्या उम्मीद रखते हैं ऐसे शिक्षित युवा से जिसकी डिग्रियां भी खरीदी गई हो, डिग्रियां भी पैसों के बल पर आई हो? क्या उम्मीद रखेंगे आप ऐसे युवा से? तो शिक्षा भी हमारे यहां कहा जाए तो कुछ ठीक नहीं है। आगे चले, आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, राष्ट्रीय विकास के में क्या क्या नापा जाता है? स्वास्थ्य, जीवन स्तर में सुधार या जीवन प्रत्याशा और शिक्षा, इनको देखा जाता है। क्लियर है? अपनी अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे हम लोग। राष्ट्रीय विकास में राज्यों और देशों के बीच में तुलना। कैसे हम राज्यों और देशों के बीच में राष्ट्रीय विकास की तुलना करते हैं? राज्यों और देशों के बीच, राष्ट्रीय विकास में राज्यों और देशों के बीच में तुलना। राज्यों और देशों के बीच में तुलना। राज्यों और देशों के बीच में हम कैसे तुलना कर सकते हैं? तुलना में विभिन्न विशेषताएं शामिल हैं, जैसे आय में प्रति व्यक्ति आय या औसत आय, प्रति व्यक्ति आय,
आय पर कैपिटा इनकम, आय स्वास्थ्य उपाय, स्वास्थ्य उपाय, शिक्षा और मानव विकास। मानव विकास, आय स्वास्थ्य उपाय, शिक्षा, मानव विकास, ये मेन 4 पॉइंट्स हैं जिन पर हम डिस्कशन तुलना करते हैं राज्यों के बीच और देशों के बीच, कि किसी देश में जो राष्ट्रीय विकास है वो कितना हुआ है, कितना ऊपर है या कितना नीचे है। इस आधार पर हम देशों की तुलना करते हैं। किसी देश में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम क्या होती है? मान लीजिए जो हमारा देश है, मैं एक रफ वैल्यू लेके चलूंगा जिस पर आप लोगों को कैलकुलेशन करना आसान है। कैपिटा इनकम निकालने के लिए आपको नीचे रखना है देश की आय, देश की आय, देश की आय, ऊपर देश की आय, और देश की आय के नीचे जनसंख्या, 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 देश की आय में आपको जनसंख्या का डिवाइड कर देना है। आपको पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए जनसंख्या का डिवाइड कर देना है देश की आय में। आपका देश की जनसंख्या कितनी है? मान लीजिए 100, आपके देश की आय मान लीजिए 1000 रुपीज हुई, आपने इसको डिवाइड कर दिया तो आपकी जो पर कैपिटा इनकम आ गई वो 10 आ गई, यानी कि आपके देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति 10 रुपए तो कमाता ही है। ये पर कैपिटा इनकम में आप कहना चाहते हो। पर कैपिटा इनकम ये नहीं है, अब यहां पर ये नहीं है कि हर व्यक्ति ही कमाता है। हो सकता है कोई व्यक्ति ज्यादा रुपए कमाता हो सकता है कोई व्यक्ति ज्यादा रुपए कमाता हो और कोई बिल्कुल ही ना कमाता हो और कोई बहुत कम कमाता हो। ठीक, ये जो वैल्यू निकलती है ये एक एवरेज वैल्यू निकलती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो 20 रुपए अकेले ही कमाता है, ठीक, तो इसके रुपीज है ना वो डिवाइड कर दिए जाएंगे दूसरे के लिए पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए। हमें चाहे बेरोजगार हो, चाहे वो बिल्कुल नहीं कमाता हो, चाहे बहुत कम कमाता हो, चाहे बहुत ज्यादा कमाता हो, यानी कि आप मान लीजिए इन 1000 लोगों में ये जो 100 लोग हैं, ये जो 100 लोग हैं इनमें मैंने देश के सभी लोगों को कवर कर लिया, चाहे वह टाटा हो, चाहे वह अंबानी हो। अब यदि अपनी आय का मैं कंपैरिजन करूं इनसे तो मेरी आय तो कुछ भी नहीं है इनके आगे, इनके आगे मेरी आय तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये देश का बहुत ज्यादा पैसा तो यही लेके बैठे हुए हैं। यानी कि आय का जो है सकेंद्रण हो रखा है, आय का सकेंद्रण हो रखता है। कुछ व्यक्तियों के पास बहुत ज्यादा पैसा है और उससे ओवरऑल जो पर कैपिटा इनकम है वो तो बढ़ रही है, लेकिन हमारे यहां सब लोगों के पास पैसा नहीं है, हमारे देश में सब लोगों के पास पैसा नहीं है। जो पैसा है वो सब लोगों के पास नहीं है, परंतु कुछ लोगों के पास है। जो एवरेज इनकम आपकी निकलती है वो टोटल पॉपुलेशन पर निकलती है, ना कि अलग अलग लोगों पर। जो कमा नहीं रहे उन्हें अलग नहीं करना है, उन्हें भी यहीं पर लाके आओगे आप, यहीं पर लेके आओ, यहां पर से डिवाइड आप दे दोगे अपने टोटल इनकम में। ये यहां पर आपकी देश की क्या हो गई? इनकम हो गई यहां पर पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला आप लोग ये याद रखोगे। ठीक, पूछ सकता है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए मानक क्या है। हो सकता है आपको एमसीक्यूज बेस पर दे दे, या फिर हो सकता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको एक आध क्वेश्चन ये सा दिख जाए। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलेंगे हम लोग। स्लाइड में है आपकी आय इनकम। नेक्स्ट स्लाइड में है आपकी आय इनकम। आय इनकम राष्ट्र की राष्ट्र आय को औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जो आपने पिछली राष्ट्रीय आय पढ़ी उसको राष्ट्रीय आय,
राष्ट्र की आय या फिर प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय नापने का आपने फॉर्मूला भी देखा, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं वो आपने देखा। अब जो नेशनल इनकम है उसको, उसमें जो विश्व विकास रिपोर्ट है, आपको इसमें पढ़ना कौन सा है, आय में। जो डेवलपमेंट है विकास में, आय में आपको जो फॉर्मूला आपने पढ़ा, देश की कुल आय अपॉन में देश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या। इस देश की कुल आय को आपको जनसंख्या से डिवाइड कर देना है, आपकी निकल के आ जाएगी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। ठीक। अब इस आय के मापदंड के आधार पर जो वर्ल्ड बैंक है और जो रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं, इन देशों को इनकम के आधार पर डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री, इन श्रेणियों में रखा जाता है। विकासशील और विकसित और अल्प विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। इन्हें देखते हैं, इनका क्या आधार है रखने का। नेक्स्ट स्लाइड पर आप लोग देखेंगे आय के अनुसार देश, जो कि विश्व बैंक के आधार पर विभाजित हैं। आय के अनुसार देश, आय के अनुसार देश। आय के अनुसार पर देशों को कितने भागों में विभाजित किया? एक तो है विकसित देश, विकसित देश, विकसित देश यानी कि डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड कंट्री वे देश जिनकी आय 13,205 $13,205 वे देश जिनकी आय $13,205 प्रति व्यक्ति है, प्रति व्यक्ति आय जिनकी $13,205। ये एनुअल इनकम होती है, सालाना। ठीक। $13,205 उनकी इनकम है, जिन देश में प्रत्येक व्यक्ति की इनकम 13,205 है, वो देश विकसित कैटेगरी में डाले गए हैं। और विकासशील में जिनकी विकासशील डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देशों में जिनकी आय 1045 डॉलर से, डॉलर विकासशील देश वे देश जिनमें आय जो है वो $1045 से अधिक या $1045 है, उन देशों को विकासशील देशों में रखा गया है। और अल्प विकसित देश या अविकसित देश की श्रेणी में अंडर डेवलप्ड कंट्री, अविकसित देश या अनडेवलप्ड कंट्री, उनको रखा गया है जिनकी जो इनकम है, जो पर कैपिटा इनकम है, वो 1045 से कम है। जो जिनकी आय 1045 से कम है, उनको अविकसित देश या अनडेवलप्ड कंट्री की श्रेणी में रखा गया है। विश्व बैंक के अनुसार भारत की स्थिति क्या है? विश्व बैंक के अनुसार नेक्स्ट स्लाइड पर भारत के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय, भारत में और भारत के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय 1950 में जो प्रति व्यक्ति आय थी वो 265 रुपए, 265 रुपीज
थी जो आपकी 1950 में जो प्रति व्यक्ति आय थी, पर कैपिटा इनकम थी, वो 265 रुपए थी, और वर्तमान में यह बढ़कर 1,28,829 1,28,829 हो गई है। ये जो डाटा लिया गया है 2020-21 का है, ठीक। ये कोरोना काल का डाटा है, अभी और भी बढ़ गई होगी, लगभग 2 लाख तक ये पहुंच गई हो। इसका मतलब ये है कि जो भारत का जो प्रत्येक व्यक्ति है वो एक साल में 1,28,000, लगभग 2 लाख तो वर्तमान में कमा ही रहा है। 2 लाख तो वर्तमान में कमा ही रहा है, जो 2023 फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 में है। 2023 एंड 24 फाइनेंशियल ईयर में जो डाटा के हिसाब से कहें तो लगभग हर व्यक्ति 2 लाख रुपए तक तो भारत में कमा ही रहा है। और यही जो 1950 के दशक में जो हर व्यक्ति कमा रहा था वो 265 रुपए प्रति व्यक्ति आय थी, और आज यह प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए पहुंच चुकी है। अब इसमें यह नहीं है कि हर व्यक्ति ही 2 लाख कमा रहा है, नहीं। जो व्यक्ति, हो सकता है कोई व्यक्ति 10 करोड़ कमा रहा है, कोई व्यक्ति 10 करोड़ कमा रहा है। अब ये व्यक्ति जो 10 करोड़ कमा रहा है ना, इसके पैसों को भी और लोगों में बांट दिया जाएगा, इसको भी लेके आएंगे 2 क्योंकि इनका देश का टोटल पैसा लेना है, हमें टोटल पैसे को लिया, देश के टोटल पैसे को डिवाइड कर देना है टोटल पॉपुलेशन में। ये भी तो पॉपुलेशन का हिस्सा है जो कमा रहा है इतना, और इसका धन चला जाएगा देश के धन में, ठीक। इसका धन किस में चला जाएगा? देश के धन में। तो धन तो इकट्ठा हो गया और पॉपुलेशन इकट्ठा हो गई। अब यहां पर वो व्यक्ति भी आ गया जो साल के 1 लाख रुपए भी नहीं कमा रहा है, वो व्यक्ति भी इस वर्ग में आ गया। तो जो ये आय है, आय का हमें संकेंद्रण रोकना है, एक ही व्यक्ति के पास इनकम ना रहे। ये चैलेंज है देश के पास कि कैसे आय के साधनों को बढ़ाएं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है पर कैपिटा इनकम के आधार पर भारत के राज्य। पर कैपिटा इनकम के आधार पर भारत के राज्य, जो सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम में है वो पहले नंबर पर है गोवा। गोवा जिसकी 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए पर कैपिटा इनकम है। यानी कि अगर हम गोवा की अकेले की बात करें तो यहां पर हर व्यक्ति की जो इनकम है वो कैसी है? 4.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आया। यहां का हर व्यक्ति 4.5 लाख रुपए कमा रहा है। भाई जो हाईएस्ट, फिर करें बात दूसरा सिक्किम की। सिक्किम में भी 4,25,000 रुपए पर कैपिटा इनकम है। अब सबसे नीचे वाले राज्यों की बात कर लेते हैं। सबसे नीचे है, सबसे निम्न स्तर पर, निम्न स्तर पर है सबसे नीचे बिहार, और बिहार के नीचे उत्तर प्रदेश। बिहार के नीचे उत्तर प्रदेश। बिहार की पर कैपिटा इनकम है 46,000, 46,292, लगभग 46,000 याद रख के चले यहां। और जो उत्तर प्रदेश की है वो है 65,000, 65,000, 65,000। अब आप एक एस्पेक्ट में ये भी कह सकते हैं कि इनकी प्रति व्यक्ति आय होने का, कम होने का कारण ये है क्योंकि इनमें जनसंख्या ज्यादा है। और गोवा और सिक्किम में ये कारण हो सकता है क्योंकि इनकी जनसंख्या कम है और इनकम ज्यादा है, कह सकते हैं ना। क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन नंबर 1 राज्य भारत का उत्तर प्रदेश नंबर 1 राज्य है जो कि पॉपुलेशन में है। यहां पर टोटल इनकम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? टोटल, हमें पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो टोटल इनकम ऑफ स्टेट रखेंगे नीचे और टोटल पॉपुलेशन रखेंगे। यहां पर पॉपुलेशन वैसे ही ज्यादा है, और ये भी कह सकते हैं इन राज्यों के पास इतने ज्यादा रिसोर्स भी नहीं है। अब गोवा है, गोवा टूरिज्म से बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। गोवा में टूरिज्म, गोवा में राज्य कितने हैं? 2 राज्य हैं, वेस्टर्न गोवा, सदर्न गोवा और
गोवा में 2 राज्य हैं। 4.5 लाख रुपए गोवा की आय और सिक्किम की 4,25,000। सबसे जो निम्न स्तर पर है वो है बिहार और उत्तर प्रदेश। आगे की स्लाइड पर चलते हैं। आगे है स्वास्थ्य उपाय। इन वाले टॉपिक्स को जो अब आ रहे हैं इनको आप लिखते जाइएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जो बनेंगे ज्यादा इन्हीं टॉपिक से बनेंगे। हो सकता है आपको अति लघु या फिर और अदर क्वेश्चन में पूछ लिए जाएं। आगे आते हैं शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। शिशु मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कैसे निकाली जाती है या फिर शिशु मृत्यु दर को कैसे काउंट करते हैं? शिशु मृत्यु दर में 1000 बच्चों में से, मान लीजिए 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उन 1000 बच्चों में से कितने बच्चे अपना पहला बर्थडे देख पाए, पहला जन्मदिन देख पाए, या फिर आप कह सकें कि कितने बच्चे 1 साल तक जीवित रहे। ये ऐसे निकालते हैं, प्रत्येक 1000 बच्चों पर कितने बच्चे अपना पहला बर्थडे देख पाए। ठीक, मान लीजिए इन 1000 में से 1000 पर 10 शिशुओं की मौत होती है, एक या फिर 20 शिशुओं की मौत होती है। 20 जो नवजात बच्चे थे वो स्वास्थ्य दिक्कतों की वजह से या फिर वो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें नहीं मिल पाई, जिनके कारण वे सरवाइव नहीं कर पाए, अपना पहला बर्थडे नहीं देख पाए। इस आधार पर निकाला जाता है शिशु मृत्यु दर। प्रत्येक 1000 बच्चों में से कितने बच्चे अपना अगला बर्थडे देख पाए। मान लीजिए 1000 में से केवल 800 बच्चे ही अपना अगला बर्थडे देख पाए, तो जो आपकी मॉर्टेलिटी रेट होगी वो होगी 20%। ठीक, मान लीजिए 1000 में से 900 बच्चे ही अपना बर्थडे देख पाए, तो जो मॉर्टेलिटी रेट निकलेगी वो निकलेगी 10%। मान लीजिए ऐसे ही 1000 में से अगर 950 बच्चे अपना अगला बर्थडे देख पाए, तो आपकी जो जो शिशु मृत्यु दर निकलेगी वो निकलेगी 5%। क्लियर है? शिशु मृत्यु दर कैसे निकालते हैं, किस आधार पर? आपसे क्वेश्चन इस आधार पर पूछेगा कि कितने बच्चों के ऊपर शिशु मृत्यु दर को निकाला जाता है, या फिर शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर क्या है? प्रत्येक 1000 बच्चों के ऊपर 1000 बच्चों के ऊपर कितने बच्चे अपना प्रथम जन्म दिवस देख पाते हैं, इस आधार पर शिशु मृत्यु दर निकाली जाती है। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे जरा। नेक्स्ट स्लाइड नहीं, यही रहने दो। अब है मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर निकाली जाती है 1,00,000 माताओं पर। 1,00,000 माताओं पर, यानी कि शिशु को जन्म देते समय, शिशु को जन्म देते समय, बच्चे को जन्म देते समय, बच्चा मान लीजिए मां की जो महिला थी उसकी डिलीवरी हुई, उसको बच्चे को जन्म देते समय कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई, या फिर प्रसव के समय जो महिला थी उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रति 1,00,000 पर यह निकाली जाती है। 1,00,000 पर, 1,00,000 माताओं पर कितनी माताएं, कितनी जो महिलाएं थी उनकी मृत्यु हो जाती है, किस दौरान? जिस दौरान वह बच्चे को जन्म दे रही थी, या बच्चे को जन्म देने के उपरांत
महिला की जो है वो मृत्यु हो जाती है, जो उस जो मां थी उनकी मृत्यु हो जाती है। इस आधार पर निकालते हैं मात्र मृत्यु दर, मैटरनिटी मॉर्टेलिटी रेट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आता है मृत्यु दर। मृत्यु दर, मृत्यु दर 1000 लोगों पर गुजरने की इकाइयों को संप्रेषित की जाती है। मृत्यु दर में सामान्यतः प्रति व्यक्ति 1000 लोगों पर, 1000 लोगों पर कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग डेथ हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, इस आधार पर निकाली जाती है आपकी मृत्यु दर। अब निकालना है प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेशियो प्रजनन दर। प्रजनन दर, प्रजनन दर यानी कि बच्चे जो पैदा कर रहे हैं, जो बच्चों को बर्थ दे रही हैं माताएं, एक माता, एक स्वस्थ माता कितने बच्चों को जन्म दे रही है, इस आधार पर निकाला जाता है प्रजनन दर। मान लीजिए जो बच्चों को जन्म दिया जा रहा है, कोई 2 बच्चों को जन्म दे रहा है, कोई 3 को, कोई 4 को, मान लीजिए कोई 1 को ही, ठीक है। इन सब को जोड़कर जो एक एवरेज वैल्यू आएगी, जो एक एवरेज वैल्यू आएगी निकलकर देश की, उसको कहते हैं प्रजनन दर या फिर रिप्रोडक्शन रेट, प्रजनन दर। ठीक, अभी जो वर्तमान में आपके देश की जो प्रजनन दर है वो 2.1 के आसपास चल रही है, 2.1। ऐसा कहा जाता है कि यदि जो प्रजनन दर है किसी भी देश की वो 2.1 पर आ जाती है तो वह उस जनसंख्या पर रुक जाएगा जो आप उसकी वर्तमान में है। यदि किसी देश को अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में करके रखना है या फिर उसे रखना है कि हमारी जनसंख्या जितनी वर्तमान में है उतनी ही रहे, तो उसके लिए उसे अपनी प्रजनन दर जो कायम करनी पड़ेगी वो 2.1 पर करनी पड़ेगी। ये देश का एवरेज है। कुछ राज्यों में प्रजनन दर ज्यादा है और कुछ राज्यों में कम है, कुछ राज्यों में ये ज्यादा है और कुछ राज्यों में कम है। जैसे स्टेट की बात करें हम, जम्मू कश्मीर में जो ये रेट है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो ये रेट है 1.4 है। वेस्ट बंगाल जो ये रेट है वो 1.6 है और जो इंडिया का एवरेज निकल के आता है वो 2.0 या फिर 2.1 है। ये इंडिया का एवरेज है। और जो आगे देखते हैं बीएमआई इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। बीएमआई इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स क्या है? बॉडी मास इंडेक्स यानी कि आपकी ऊंचाई के आधार पर, आपकी ऊंचाई के आधार पर आपकी जो बॉडी है, आपका जो शरीर है उसका वजन है या नहीं। आपके शरीर के आधार पर आपका जो वजन है वो है या नहीं, इस आधार पर नापा जाता है आपका बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स यह एक पैमाना है जो शरीर के वजन ऊंचाई को जोड़ता है, वजन और ऊंचाई को जोड़ता है। आगे देखेंगे आप शिक्षा। आगे शिक्षा में क्या क्या देखा जाता है? शिक्षा में देखा जाता है साक्षरता दर। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट किसी भी देश में यह देखा जाता है कि उस देश में साक्षरता दर क्या है।
साक्षरता दर क्या है उस देश में, शिक्षा का स्तर में साक्षरता दर क्या है, क्या वहां के लोगों को पढ़ना लिखना सही से आता है, क्या वहां के लोग जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको समझते हैं, क्या वहां के लोग बातों को समझ पाते हैं, क्या वहां के लोग अपने यहां का सिस्टम समझ पाते हैं। साक्षरता दर जो सरकार कहती है, सरकार का नापने का आंकड़ा है जो साक्षरता दर, वो उनका कहना है यदि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी है, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का, अधिक आयु का है, उसे पढ़ना और लिखना आता हो, पढ़ना और लिखना आता हो और उसे समझ सके, पढ़ना और लिखना आता हो और उसे समझ सके, इस आधार पर उसे हम साक्षर मानेंगे, इस आधार पर उसे हम साक्षर मानेंगे। किस आधार पर? 7 वर्ष की आयु का, 7 वर्षीय आयु से लेकर 7 वर्ष की आयु से अधिक से लेकर कितने भी आयु तक का हो, उसे सही से जो पढ़ना और पढ़ सके, लिख सके और उसे समझ सके, इस आधार पर आपकी साक्षरता दर नापी जाती है। साक्षरता दर नापने का आपका ये क्या है, सरकार जो एक फंडामेंटल बनाया है, एक तरीका बनाया है सरकार ने साक्षरता दर नापने का। अब आता है शुद्ध उपस्थित अनुपात। शुद्ध उपस्थित अनुपात, शुद्ध उपस्थित अनुपात, यह शुद्ध उपस्थित अनुपात 6 से 10 वर्ग के बच्चों को की कुल संख्या है जो समान आयु के वर्ग के बच्चों के प्रतिशत रूप में स्कूल जाते हैं। यहां पर शुद्ध उपस्थित, माफ कीजिएगा थोड़ा स्वास्थ्य खराब है, उसके चलते थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। शुद्ध उपस्थित अनुपात 6 से लेकर 10 वर्ष की आयु के बच्चों का, 10 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों का स्कूल में उपस्थिति कितनी है। 6 से जो 10 वर्ष के बच्चे हैं उनकी स्कूल में उपस्थिति कितनी है, विद्यालय वे जा पा रहे हैं या नहीं, उन्हें शिक्षा मिल रही है नहीं, इस आधार पर नापी जाती है शुद्ध उपस्थित अनुपात। यानी कि आपके क्षेत्र में जो बच्चा हुआ वो यदि 6 वर्ष का हो गया है, 6 से 10 वर्ष तक के बच्चों को स्कूल जाने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है, क्या उन्हें स्कूलिंग मिल पा रही है, क्या वे स्कूल जा पा रहे हैं, स्कूल में उनकी अटेंडेंस 100% है या नहीं, इस आधार पर निकाला जाता है शुद्ध उपस्थित आय। ये वर्तमान में भारत में 100% है, मतलब प्रत्येक 6 से 10 वर्ष का बच्चा स्कूल में उपस्थित हो रहा है, स्कूल जा रहा है, वर्तमान में ये 100% है। आगे की स्लाइड पर चलेंगे। अब कर लेते हैं साक्षरता दर पर चर्चा। साक्षरता दर वर्तमान में जो भारत की साक्षरता दर है, जो इंडिया की साक्षरता दर है वर्तमान में, वो 77.7% साक्षर लोग हैं। यानी कि कह सकते हो कि 77% व्यक्ति, एक पॉइंट को हटा के चलें तो 77% व्यक्ति हमारे पास ऐसे हैं जो लिख सकते हैं और जो लिखा हुआ है उसे पढ़ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हमारे पास हैं। जिनमें सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो केरल की है, सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो केरल की है, और सबसे जो कम साक्षर व्यक्ति हैं वो आंध्र प्रदेश, सबसे कम साक्षर है। हमारा उत्तर प्रदेश कहां स्टैंड करता है? उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान में लिटरेसी रेट है वो जो ये 73 के आसपास है, 73% हमारे यहां लिटरेसी रेट है।
अब ये सोचकर आप लोग खुश ना हो कि ये लिटरेसी रेट है जो वो हमारे देश में तो अच्छा चल रहा है। आप मानने को कह सकते हैं कि हाँ लिटरेसी रेट अच्छा है, लिटरेसी अच्छी है, हमारे यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप एक स्तर भी तो देखिए, शिक्षा के स्तर को, साक्षरता दर नापने का स्तर आपने क्या रखा है? शिक्षा आपने स्तर रखा है कि 7 वर्ष का यदि बालक हुआ या बालिका हुई, उसके उसको पढ़ना और लिखना आना चाहिए। आपने कोई और स्टैंडर्ड ही नहीं रखा इसका, और कोई स्टैंडर्ड तो आपने रखा नहीं, खाली ये पढ़ना और लिखना है, कोई और तो आपने स्टैंडर्ड रखा नहीं है। इस आधार पर आप अपनी लिटरेसी रेट नाप रहे हैं। ठीक है, आगे की स्लाइड पर चलते हैं। आगे आता है मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक या फिर मानव विकास रिपोर्ट। इसमें क्या स्थिति, इसमें जो वर्ल्ड बैंक है, जो मानव विकास संयुक्त राष्ट्र, इस विकास कार्यक्रम में UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP मानव विकास सूचकांक को निकालता है, जिसको कि अमर्त्य सेन और महबूब हक, अमर्त्य सेन हक द्वारा डिजाइन किया गया था। इसमें इसमें जो नापने का पैमाना था, वो पैमाना क्या था? इसमें जो मानव विकास सूचकांक में है, मानव विकास सूचकांक में देखा जाता था उस देश की शिक्षा की स्थिति कैसी है, उस देश में शिक्षा क्या सब तक पहुंच पा रही है, क्या प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा पहुंच पा रही है, जो सरकारी योजनाएं हैं वो प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच पा रही हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति पर पहुंच पा रही हैं या नहीं। स्वास्थ्य सुविधाओं के बाद शिक्षा, सरकारी योजनाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, पुलिस व्यवस्था या फिर प्रशासन के जो लोग हैं उस तक सेवाएं दे पा रहे हैं या नहीं, उसकी यहां पर स्वच्छता कैसी है, स्वच्छता का स्तर क्या है, स्वच्छता कैसी है, उसके यहां पर लिटरेसी, जो कि हम ऊपर ही चर्चा कर चुके हैं, लिटरेसी की रेट क्या है, जो लिटरेसी है उसकी रेट क्या है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, क्या सरकारी योजनाएं पूर्ण रूप से मिल पा रही हैं, क्या शिक्षा है, क्या स्वास्थ्य है, क्या पोल्यूशन की व्यवस्था है उनके पास, क्या स्वच्छता है उसके क्षेत्र में, क्या हमारे क्षेत्र में जो प्रॉपर सड़कें हैं वो प्रॉपर लोगों के पास है। हमारे यहाँ पर क्या होता है ना, लोगों को देखा जाता है कि लोगों को क्या हम मुहैया कराएं। हमारे यहाँ तो चुनाव आने के बाद विकास स्टार्ट होता है, जब चुनाव आते हैं तब विकास होता है। हमारी सरकारें विकास करती भी उसी तरह से हैं जिस तरह से लोग चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है, लोगों को भी तभी ध्यान आएगा। अभी रिसेंटली एमपी में इलेक्शन हुए हैं, एमपी में दम से फ्री की योजनाओं पर पैसा बहाया गया। एक योजना चली थी लाडली बहना योजना, जिसमें 3,500 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में दिए गए।
हाँ ठीक है, अच्छी योजना है, महिलाओं को सशक्त आप बना रहे हैं, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। या फिर मान लीजिए अच्छी बात है, आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट उन्हें बना रहे हैं, ठीक है। उनके खाते में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे। मैं कहता हूं आप ये बताइए, आपको क्या जरूरत पड़ी ऐसी फ्री की योजना की जिसके लिए आपको महिलाओं को, कि आप महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं 3,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर दे करके। आपने ऐसी सुविधाएं उनके ग्राम में ही या फिर उनके क्षेत्र में ही क्यों विकसित नहीं की कि वे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो पाए अपने ही क्षेत्र में? आपने क्यों उनके क्षेत्र में ऐसे काम नहीं किए कि वे अपने क्षेत्र में ही रोजगार पा पाए, अपने क्षेत्र में ही इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो पाए? आपने ऐसा विकास क्यों नहीं किया? आप चुनाव आने पर फ्री की योजनाओं पर पैसा बहा रहे हैं ताकि आपको वोट बैंक बढ़े। आपके पास मुद्दे कितने हैं? या तो हमारी सरकारों के पास मुद्दा होता है धर्म का या जाति का, या फिर ये फ्री की योजनाओं के प्रचार का। इन तीन के अलावा सरकार के पास कोई मुद्दा होता नहीं। आगे चलते हैं। आगे क्या हम लोग मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, इसको 1990 में तैयार किया गया था। 1990 में तैयार किया गया था। 1990 में तैयार किया गया था। जो वर्तमान में हमारे देश की जो मानव विकास सूचकांक एसडीआर रिपोर्ट जो लाई करती है वो 130, 132, 130 से या तो हम एक दो ऊपर हो जाते हैं या एक दो नीचे चले जाते हैं। यहीं पर हमारी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रिपोर्ट है वो लाई करती है। हाँ वाकई बहुत बुरी हालत है हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, क्योंकि इसमें सभी देशों से कंपैरिजन किया जाता है। यहां तक कि हमारे जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, उसकी हमसे अच्छी हालत है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 72। क्योंकि जो बुनियादी चीजें हैं वो हमारे देश में सभी लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। बुनियादी चीजें सभी लोगों तक सरकार की जो योजना है या फिर सरकार के जो रिसोर्स हैं उन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ सरकार की बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही हैं जिनके तहत लोगों को कम से कम उनकी बुनियादी सुविधाएं तो देने की कोशिश की जा रही है, परंतु जैसे कि आपका जो बुनियादी सुविधाएं देने के लिए चल रही है, मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन, इसके तहत ही मोदी जी ने शौचालय बनवाने की, जो बुनियादी शौचालय कि हर व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्तियों को शौचालय दिए, उनके खाते में 12,000 रुपए ट्रांसफर किए। ये उनका तरीका था। और आगे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके तहत लोगों को घर मुहैया कराए जा रहे हैं। तो बुनियादी सरकार, हमारी जो सरकार है वो बुनियादी चीजें दे रही है। क्योंकि मोदी जी को बड़ा, जब वो यूनाइटेड नेशन की मीटिंग में गए थे, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की मीटिंग में गए थे, तो उन्होंने जो सबसे बड़ी चीज देखी थी कि हमारे यहाँ जो है बुनियादी शौचालय करने के लिए लोगों को व्यवस्था ही नहीं है। तो उन्होंने ये प्रण लिया कि मैं भारत को बाहर से शौच मुक्त कर दूंगा, सबको शौचालय प्रदान किए गए। आवास की जो दिक्कत थी, पहले भी सरकारों ने आवास बांटे, जैसे पहले योजना चलती थी इंदिरा आवास योजना, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास बांटे गए, लोगों को रहने के लिए घर दिए गए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एचडीआई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें हमारी रैंक सुधरे। आगे चलेंगे। आगे आता है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास क्या है? सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि मैं विकास करूं, अभी जो वर्तमान की पीढ़ी है वो विकास करे, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान की पीढ़ी विकास करे, लेकिन विकास ऐसा करे कि जो वर्तमान में रिसोर्स हैं, जो वर्तमान में रिसोर्स हैं, वर्तमान में जो रिसोर्स हैं वो रिसोर्स आने वाली पीढ़ी को भी मिले। अब मैं मान लीजिए मेरे पास रिसोर्स मौजूद थे, पेट्रोलियम था, कोल है, कोयला है, प्राकृतिक संसाधन है। मैं विकास किया, इन साधनों का मैंने ऐसे उपयोग किया कि आने वाली पीढ़ी को ये साधन प्राप्त ही नहीं हुए। आपको विकास करना है लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। आपको विकास उस तरह से करना है कि ये जो साधन आपको मिले ये आपकी आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिल पाए। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं कि जो रिसोर्स आपको मिले वो रिसोर्स आपकी आने वाली पीढ़ी को भी मिले। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ये नहीं कि वर्तमान में आपको रिसोर्स मिल गए, आपने अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दिया? पेट्रोलियम जला के पॉल्यूशन, कोल जला के पॉल्यूशन, प्राकृतिक संसाधन आपने पूरे खत्म कर दिए, जो नेचुरल रिसोर्स थे वो खत्म कर दिए। आपने आने वाली पीढ़ी को क्या दिया? आपको अपनी आने वाली पीढ़ी को जो ये संसाधन आपके पास मौजूद है वही संसाधन इस तरह से इन संसाधनों का प्रयोग करना है कि आपकी आने वाली पीढ़ी भी इनका प्रयोग कर पाए। इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। सतत विकास में आप अपनी आर्थिक व्यवहार्यता ठीक, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक समानता भी आप इसमें शामिल करते हैं। आगे की स्लाइड पर चलेंगे आप लोग। अब है स्थिरता का सिद्धांत। स्थिरता का सिद्धांत में ये लोग लेते क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि जो आपके यहां पर पारिस्थितिकी तंत्र, आपके यहां पर जो नेचर की कंडीशंस हैं, जो अभी आपकी नेचर बनी हुई है, जिस तरह से जीव आपके नेचर में रह रहे हैं, ये आपकी आने वाली पीढ़ी को भी मिले, ऐसा ही परिस्थितिकी तंत्र। ऐसा नहीं आप अपने परिस्थितिकी तंत्र में से पता चले आपके परिस्थितिकी तंत्र में हिरण और जो अन्य वन्य जीव थे आपने गायब ही कर दिया। आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो रेड डाटा बुक में पढ़ रही है उन्हें। आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो रेड डाटा बुक में कर रही है कि ये तो हमें पिताजी खत्म कर गए, मतलब हमारी जो पिछली पीढ़ी थी वो खत्म पड़ गई। अब हिरन हो गई इंडेंजर्ड या फिर डेंजर्ड। ठीक, आपको डेवलपमेंट इस प्रकार करना है ताकि जो आपको मिले हैं रिसोर्स वो आपकी आने वाली पीढ़ी को भी मिले। जैव विविधता का आपको संरक्षण करना है, जीवों की विविधता को संभाल कर रखना है, समाज का सतत विकास करना है। ठीक, और इससे आने वाले क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेते हैं। हम पूरा चैप्टर कवर कर चुके हैं, अब इससे आने वाले क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन बनेंगे? हम इसमें क्वेश्चन बनेंगे प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम पर। क्या प्रति व्यक्ति आय है शिशु मृत्यु दर पर बन सकते हैं, और भी चीजों पर बन सकते हैं। आपको क्वेश्चन की जो ये सीट है, ये जो आपको स्लाइड दिख रही थी, ये सारी स्लाइड आपको मिल जाएगी स्माइल फॉर एजुकेशन के व्हाट्सएप चैनल पर। आप लोग जिसमें ज्वाइन हैं और नहीं है तो उस चैनल को ज्वाइन कर लें। आपको उस चैनल पर इसकी सारी पीडीएफ, क्वेश्चन सभी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आगे के चैप्टर के डिस्कशन के लिए कल हम मिलते हैं इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पर चर्चा करने के लिए। भारत के जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे। बाकी